Hello and welcome to Incredible Abhishek. We are continuing with our paper 2 topic, and the topic for today is 106th Constitutional Amendment Act. Basically, this act is also referred famously as the Nari Shakti Vandan Act or the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. So, for paper 2 perspective, how we should be using this topic, so we'll be proceeding ahead with that. Right. So, in the introduction, we can talk about the need. So, there are multiple ways to introduce any topic when you write. तो इंट्रोडक्शन करने के लिए कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप कुछ डेटा कोट कर सकते हैं, आप उसका ओरिजिन यानी हिस्टोरिकल ओरिजिन आप दे सकते हैं, आप डेफिनेशन दे सकते हैं. तो इस जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसका डेफिनेशन एज सच तो दे सकते हैं कि हाँ ये एक एक्ट है जिसकी थ्रू रिजर्वेशन दिए जाएंगी वुमेन को लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में, बट उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक डेटा दें या फिर आप हिस्ट्री बताएं. डेटा देने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप बताएं कि कैसे इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का इन द लॉ मेकिंग, इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज वो कितना कम है. तो आप ये दो डेटा दे सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में 14% वुमेन है बस, और स्टेट असेंबलीज में ऑन एन एवरेज, सारी स्टेट असेंबलीज का ऑन एन एवरेज इज ओनली 8%. सो ये आप बता सकते हैं कि दिस इज़ वेरी लेस, है ना. ये हो सकता है एक इंट्रोडक्शन. दूसरा हो सकता है द ओरिजिन. आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के लिए शुरुआत जो होती है वो फर्स्ट टाइम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में हमें दिखती है, जहाँ पे वुमेन को स्पेसिफिकली पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में रिजर्वेशन दी गई है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई जो इंट्रोडक्शन के लिए हैं. और भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे कि हम ये भी एक मतलब बहुत अटेम्प्ट्स हुए थे. मेजर अटेम्प्ट तो 73rd एंड 74th अटेम्प्ट ही है, अमेंडमेंट एक्ट ही है, बट अदर हिस्ट्री में भी थे, जैसे कि 1996 में भी एक बार एक बिल आया था, बट वो लोकसभा में आया था एंड वो पास नहीं हो पाया. फिर 98, 99, ये हर साल अटेम्प्ट्स इस चीज़ के कर रहे थे. सरकार जो भी थी उस टाइम पे वो कर रही थी, बट किसी वजह से इट वाज नॉट पॉसिबल कि ऐसे किया जा सके. 2008 में भी एक लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था, बट अगेन सिंस ये एक चीज़ दिखाता है, बार बार इतने अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स हुए और ये चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हो पाई. ये दिखाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा वुमेन को लेकर के स्क्यूड है, कितना पेट्रियार्कल है, कितना मेल डोमिनेटेड स्पेस है. राइट, क्योंकि बार बार अटेम्प्ट आप कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन देने का, एम्पावरमेंट करने का पॉलिटिकल, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग. सो ये एक टेस्टिमनी है इसका, ये एक फैक्ट है. तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगर, तो देखते हैं इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट आखिर क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं इन एक्ट के. तो ये एक्ट के मेजरली ब्रॉडली 4 फीचर्स हैं. ठीक है, जो मैंने इस तरीके से एक माइंड मैप बना के दिखाने की कोशिश करी है. एक्ट का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम. पहली चीज, जो ये आर्टिकल क्या करता है, तो इसका मेजर काम तो ये है कि ये 1/3 ऑफ द सीट्स जो कि लोकसभा में है एंड स्टेट असेंबली में है उसको रिजर्व करता है फॉर वुमेन. पहली चीज तो ये करता है. ठीक है, कि जो भी सीट होगी उसका 1/3 जो होगा उसको रिजर्व करता है ये, दिस मच. ठीक है, 33%. ये तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है. दूसरी चीज इस एक्ट में क्या है, तो ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 106th अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपको याद रखना है. तो पहली चीज तो ये क्या करता है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसको अमेंड करता है. वो आर्टिकल कौन सा है, 239AA. मैंने ब्रैकेट में दिल्ली लिखा है बिकॉज मैं चाहूंगा कि जब ये टॉपिक हम कवर कर लें उसके बाद यू अटेम्प्ट टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, सो दैट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो.
The purpose is not spoon feeding, the purpose is to enhance your capabilities. That is why ये full language में नहीं है and content है, so that it is easy to revise at the last time and also आपका practice हो जाए इससे समझने के बाद. So अब इसमें क्या हुआ, 239AA is related to the legislative provisions of Delhi Assembly. इसी में अमेंड करके ये बोला गया कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं उसको रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर वुमेन. ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल को हमने अमेंड करा. दूसरा क्या करा कि हमने इंसर्ट करा है कुछ नए आर्टिकल्स. ये आर्टिकल पहले से था 239AA, बट ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये नहीं थे, ये हमने ऐड करा है. यानी आर्टिकल 330A, 332A एंड 334A ये तीनों नहीं थे, हमने ऐड करा है. आसान है याद रखने में, दो का डिफरेंस है, 330A, 332A एंड 334A. ये 3 आर्टिकल्स हैं. अब जब आप ऐसे लिखेंगे या आप आर्ग्यूमेंट भी लिखते हैं, इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा बॉम्बार्ड नहीं करते हैं फैक्ट से, बट जो इंपॉर्टेंट जो बहुत नेसेसरी फैक्ट्स हैं अगर आप वो देते हैं तो दैट ऑफ कोर्स एड्स. अगर आप ये आर्टिकल के नाम लिखेंगे तो आपका आंसर एसे आर्ग्यूमेंट इनरिच होगा बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए यहाँ पे है 330A, 332A एंड 334A. 330A क्या कहता है, 1/3 रिजर्वेशन जो होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो वुमेन के लिए होगा. 332A क्या कहता है, स्टेट की असेंबलीज जो होंगी वहाँ भी 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को. ठीक है. 334A क्या कहता है, ये कहता है कि इस लॉ के, ये जो लॉ है ये जो लॉ है इसके कमेंसमेंट मतलब ये जब लॉ लागू हो जाएगा, इसके कमेंसमेंट के बाद जो भी सेंसस होगा, जब भी ये कमेंस हो उसके बाद जो भी सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनती है. डीलिमिटेशन कमीशन क्या है ये आपने पढ़ा होगा अपनी पॉलिटी में, नहीं पढ़ा होगा तो कभी और इस पे डिटेल में बात कर लेंगे. बट डीलिमिटेशन कमीशन जनरली ये करता है कि जो सेंसस होता है उसके डेटा के अकॉर्डिंग कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी इंडिया में उसको डिसाइड करता है. ठीक है. तो अभी ये फ्रीज है, तो आप इसके बारे में देख लेना कब फ्रीज है, कौन से इलेक्शन से फ्रीज है, कौन से सेंसस के बाद फ्रीज हुआ है, ऐसे वैसे. तो ये 334 ये कहता है कि ये एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बाद जो डीलिमिटेशन होगा उसके बाद ये एक्ट इफेक्ट में आएगा. ठीक है. ये एक्ट लागू तब होगा जब इस एक्ट के आने के बाद, मतलब ये एक्ट आ गया सितंबर में आया, सितंबर या अगस्त सितंबर में आया, मतलब मॉनसून वाले सेशन में पास हुआ है. उसके बाद जो भी सेंसस होगा अब उसके बाद के डीलिमिटेशन के बेसिस पे ये एक्ट लागू होगा. यानी अभी ये लागू नहीं हुआ है, ये बस एक कानून बन गया है बट इफेक्ट में नहीं आया है. हम जब क्रिटिसिज्म करेंगे इस एक्ट का इसी में लास्ट में तो हम ये बात कहेंगे कि मतलब ये तो आपने दे दिया बट यू आर नॉट अप्लाइंग इट इमीडिएटली, इसको आपने पोस्टपोन कर दिया है. तो दिस इज समथिंग. ये 3 आर्टिकल इंसर्ट किए हैं. 1/3 रिजर्वेशन हम देख लिया. एक इसमें सीन क्या है, या फिर इसी में नहीं, किसी भी जो रिजर्वेशन देते हैं उसमें यही रहता है कि दैट इज इनिशियली अप्लाइड टू 15 ईयर्स. इंडिया में ऐसे ही चलता है, बट पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है टू एक्सटेंड इट. फॉर एग्जाम्पल द रिजर्वेशंस गिवन टू द SC एंड ST कम्युनिटीज. इसी से एक बात ध्यान आती है कि SC एंड STs ये कम्युनिटी को लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में ऑलरेडी रिजर्वेशन है. तो जब ये वुमेन के लिए रिजर्वेशन आ रहा है तो जो SCs एंड STs के लिए रिजर्वेशन है उसका भी 1/3 उनका उसी कम्युनिटी की वुमेन का होगा. ठीक है. तो जो SC STs का रिजर्वेशन है वो उसी कम्युनिटी की वुमेन को दिया जाएगा 1/3. 15 ईयर्स का सनसेट क्लॉज है, मतलब 15 साल के बाद ये एक्ट रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा. ये इसलिए दिया जाता है कि हम होप कर रहे हैं कि 15 ईयर्स में जब तक ये रिजर्वेशन दें उसके बाद जो कंडीशन है, जो वुमेन की कंडीशन है वो बेटर हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, ये इंटेंशन से. बट अगर नहीं ऐसा होता है तो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है. दिस इज द बेसिक. राइट. आगे बढ़ते हैं. क्या नीड पड़ी इस एक्ट की. अब जब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, जब हम एसे और आर्ग्यूमेंट मोड में आते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं प्लस एंड माइनस. तो नीड इज कंसिडर्ड
द पॉजिटिव एस्पेक्ट कि इससे क्या फ़ायदा है। तो नीड सबसे पहला तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, हमने देखा इंट्रोडक्शन में ही कि एक कंट्री, एक ऐसी कम्युनिटी विच इज़ 50% ऑफ योर पॉपुलेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% इन लोकसभा एंड स्टेट्स में, तो 8% लोग कर रहे हैं, ओनली 14 and 8% ऑफ वुमेन। रादर आप एक बार सर्च करना, कुछ दिन पहले जो नागालैंड के इलेक्शन हुए हैं, लास्ट ईयर हुए हैं, 2023 में हुए हैं, उस नागालैंड के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम एक वुमेन एमएलए इलेक्ट हुई हैं। जस्ट इमेजिन, वी वर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, and after that, in a state of India, for the first time a woman was elected. It took us 75 years for the first, and that is the only woman. अभी भी उस पूरे असेंबली में एक वुमेन है। तो दिस शोज कि कितना ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है। अब सेकेंड नीड क्या है? पेट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स अंडर रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिक्स जनरली इज कंसिडर्ड एज अ मेल डोमिनेटेड एरिना। It is a male dominated arena. It is considered that politics is such an affair जो कि मेल्स हैंडल कर सकते हैं। दिस इज अ नोशन, दिस इज अ स्टीरियोटाइप दैट हैज बीन मेड। ये नीड है दूसरी। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज पॉलिसी सेंसिटाइजेशन। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट हैपेंस इज there are some priority based differences between male and female. सोसाइटी के कुछ जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, फॉर इंस्टेंस पॉवर्टी, हंगर, some very sensitive crimes, it is generally considered by sociology के experts that इन सारे sensitive issues पे a woman is considered more proactive than a man. तो the thing is, we are saying कि since India also faces such issues, पॉवर्टी जैसे इश्यूज बहुत मेजर स्केल पे हैं, हंगर जैसे इश्यूज अभी भी हम कॉन्स्टेंटली उससे डील कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, इनजस्टिसेस हैं, चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स हैं, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इन सेंसिटिव इश्यूज पे इट इज़ कंसिडर्ड दैट इफ अ वुमेन इज इन अथॉरिटेटिव पोजिशन, शी विल बी एबल टू हैंडल or solve these issues in a better way than a male. There are few studies, मेरे को जो ध्यान आ रहा है, जैसे Oxfam is a very famous institution in this regard, जो ऐसे surveys and studies करता है। They have realized कि जब से मतलब वुमेन की पार्टिसिपेशन से, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी वुमेन की पार्टिसिपेशन से the issues of this nature, बेसिक नेचर, जैसे कि ड्रिंकिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ड्रेनेज सिस्टम की क्लीनिंग, ये सब इश्यूज बेटर हुए हैं। सो इसी वजह से ये एक नीड है कि पॉलिसी सेंसिटाइजेशन होता है। चौथा, इंडिया में जो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ने दिया था रिजर्वेशन का, उससे एक चीज समझ में आई है कि दिस मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि गांव के लेवल पे वुमेन आर समवेयर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में है, दे हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव एम्पावर्ड देमसेल्व्स। तो ये चार नीड है, रादर हम ये भी कह सकते हैं कि यही चार वो पॉजिटिव फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हमें करना है, अंडर रिप्रेजेंटेशन को काउंटर करना है, पेट्रियार्कल नेचर को चेंज करना है, पॉलिसी से सेंसिटाइज करना है। तो ये एक चीज जरूरी है। ठीक है, अब क्या है, और अगर आप और भी कुछ सोच सकते हैं इसमें, बिल्कुल, इट इज मतलब that is the best thing, that is the best purpose of this lecture would be fulfilled if you are thinking on your own. तो आप बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इंडिया में जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इट डोंट यू थिंक इट वुड बी बेटर कि वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर इट वुड बी बेटर कह सकते हैं, या फिर इट वुड बी बेटर डेल्ट विथ if the issues are handled by a woman legislator, because she'll be understanding the issues more than the men. बहुत सारे स्टडीज ये भी बोलते हैं
कि द टेंडेंसी सिंस वी इन इंडिया we face criminalization of politics, we face corruption in politics. There are many sociological studies which basically back this argument that the inclusion of women in the society, in the political arena, will reduce the corruption and criminal elements in the politics. वुमेन के सोसाइटी, वुमेन के पॉलिटिक्स में आने के बाद ये टेंडेंसी है कि करप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं पॉलिटिक्स में, उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है. सो ये सब भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, है ना. अब आते हैं कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में. ऑल्दो ये जो क्रिटिसिज्म है, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, बट हमें कैसे क्रिटिसिज्म देना है, सो वील बी सीइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस इस लॉ में जो बात करी गई है वो रिजर्वेशन की बात करी गई है सिर्फ लोकसभा में, स्टेट की असेंबलीज में. राज्यसभा के बारे में कोई बात नहीं की गई है. दैट इज अ कंसर्न. ये क्रिटिसिज्म है इस लॉ का. अगर हम कर रहे हैं तो क्यों नहीं किया जाए कंप्लीटली, राइट. और एक गीता मुखर्जी कमेटी भी बनी थी 1996 में. कंक्लूजन में नाम दिया है मैंने उसका, गीता मुखर्जी कमेटी. उन्होंने ये बोला था कि जब रिजर्वेशन आप दें तो आप सबको दें, राज्यसभा में भी दें. रादर आप जिन स्टेट्स में, जिन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, आप वहां भी दें रिजर्वेशन वुमेन को. एक क्रिटिसिज्म ये है. दूसरा क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स, कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी, कोई भी एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का रिजर्वेशन ये हो सकता है कि बेसिक आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसको तो वायोलेट ये करता ही है. बट ये क्रिटिसिज्म है, ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म है. इसीलिए हमने सनसेट क्लॉज भी दिया है कि ये एक बेटरमेंट के लिए है और बाद में हम चाहते हैं कि इसको कम कर दिया जाए, क्योंकि इक्वालिटी अपने आप स्टैब्लिश हो जाएगी. लेकिन हम साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करते हैं, जो हमें कहता है कि जो लाइक नहीं है उनको लाइकली ट्रीट नहीं कर सकते. तो हम जब ये दे रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वुमेन एंड मेन आर नॉट लाइक, इसीलिए हम वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं. बट अल्टीमेटली तो इक्वालिटी के अगेंस्ट ही हैं, और हमारा एम भी है कि इक्वालिटी ही इस्टेब्लिश हो सोसाइटी में. जब तक दोनों सेम फुटिंग पे नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए रिजर्वेशन है ये. तीसरी चीज़ है, वोटर्स चॉइस थोड़ी सी मिनिमाइज होती है. फॉर इंस्टेंस कि मान लीजिए देश में 1/3 रिजर्वेशन है लोकसभा का. एमपी आपको सेलेक्ट करना है. आपके पास मान लीजिए आप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं जहाँ के एमपी से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो. अब होता क्या है कि ये जो लॉ आ जाता है, इसकी वजह से यहाँ ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट है, ये एक वुमेन रिजर्व्ड सीट बन जाता है. यानी यहाँ से सिर्फ वुमेन ही एमपी सेलेक्ट हो सकती हैं. तो होगा क्या, अब आप तो इन एमपी से सेटिस्फाइड थे, वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, बट वो एक मेल थे. अब जब ये वुमेन सीट हो गया, तब तो ये अच्छा काम करने के बावजूद भी योर चॉइस गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज अब आप इनको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको तो वुमेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो ये वोटर्स के चॉइस को कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट कर देता है. अब भाई आइडिया तो डेमोक्रेसी में सेल्फ डिटर्मिनेशन का है, बट यहाँ पे थोड़ा रिजर्वेशन की वजह से चॉइस प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. बट एनीवेज, तो रिजर्वेशन दे रहे हैं किसी बड़े पर्पस के लिए, तो ऑफ कोर्स थोड़ी चीज़ें तो होती हैं, बट हम अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम सिंस हमें दोनों आर्ग्यूमेंट में दोनों चीज़ें देनी होती है, इसलिए हम दे रहे हैं. तो एक वोटर चॉइस तो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है. चौथा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन डेट अनक्लियर है इसका. जैसे हमने देखा था आर्टिकल 334A, पहले ये एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो सेंसस होगा, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हम इस एक्ट को लागू करेंगे. न सेंसस के डेट का पता, न डिलिमिटेशन के डेट का पता कंसिक्वेंटली, और हमने एक्ट दे दिया. तो मतलब ये तो इम्प्लीमेंटेशन डेट है, ये तो एक तरीके से मतलब कोई डेट नहीं है ना इस पे. तो हम कहाँ से कह दें कि एम्पावरमेंट हुई. अभी तो हम वेट करेंगे, सेंसस पता नहीं कब होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कब होगा, ठीक है. लास्ट चीज़ है पेट्रियार्कल नेचर. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बार काफ़ी साल पहले एक मन की बात में बात कही थी, सरपंच पति. इसका मतलब ये होता है, सुना होगा आप लोगों ने ये टर्म, तो पंचायत में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया वुमेन को. अब हमने कुछ पंचायत की जो सीट्स हैं, जो सरपंच की सीट है, उसको वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया.
वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया, वो हुआ। बट वहाँ होने क्या लगा कि वुमेन को एज अ फिगर, एज अ पिक्चर बना करके इलेक्ट कराते हैं, बट अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पावर है वो उनके हस्बैंड्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे जो हस्बैंड है वो पावर में है, बिना पावर में हुए हुए। अगर आपने पंचायत नाम की एक वेब सीरीज है बहुत फेमस, अगर आपने उसमें देखी है तो उसमें भी वही केस है। दैट पर्टिकुलर सीट इज रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, बट उनके जो हस्बैंड हैं वो सरपंच पति बन जाते हैं। मतलब दैट बिकम्स अ पोस्ट इन इटसेल्फ कि सरपंच पति हैं हम, और सरपंच से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। बिकॉज सरपंच तो उनको बना देना बस, वो तो इसलिए बना दिया क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि वहां पे मेन खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन। तो ये प्रॉब्लम क्या दिखाता है, ये पेट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटी दिखाता है कि आपका पॉलिटिक्स इतना पेट्रियार्कल है कि वुमेन को रिजर्व करने के बाद भी द मेन, द पेट्रियार्क्स आर नॉट रियलाइजिंग दैट दिस सिचुएशन कैन चेंज। ये एक इशू बहुत बड़ा है जिसके बेसिस पे जो है सो चांसेस हैं कि इफ अगर यहाँ पे सही से एग्जीक्यूट नहीं होता है तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। यहाँ पे में भी एमपी पति, एमएलए पति। तो ये एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि क्या रिजर्व, ये क्रिटिसिज्म इस चीज का है कि क्या रिजर्वेशन ला सकता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सिर्फ रिजर्वेशन। और अगर सोसाइटी का माइंडसेट पेट्रियार्कल ही रहेगा तब तो रिजर्वेशन को भी ये लूपहोल ढूंढ लेते हैं ना लोग, सरपंच पति जैसा। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म हो गए। तो हमने इसमें सब देख लिया। कंक्लूजन आपको ऑफ कोर्स बैलेंस लिखना है, जहाँ भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो कंक्लूजन आप बैलेंस लिखेंगे। पहले तो आप टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे इसकी। दूसरी चीज़ आप बात करेंगे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें, वुमेन, फिर जो लॉ मेकर्स हैं जो बना रहे हैं, या वहाँ के वोटर्स पहले तो, और जो लॉ मेकर्स हैं या फिर गवर्नमेंट है। ये तीनों कैपेसिटी इन्हांसमेंट का काम करेंगे। कैपेसिटी इन्हांसमेंट कहने का मतलब कि वोटर्स का कैपेसिटी इन्हांसमेंट, यानी वोटर्स ये रियलाइज करें कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है पॉलिटिक्स में, ये समझें, उनको ये कैपेसिटी डेवलप हो कि वो ये चीज़ समझें। सिमिलरली जो वुमेन इलेक्शन लड़ेंगी वो अपनी कैपेसिटी इन्हांस करें ताकि वो ये सरपंच पति एंड ये पेट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की शिकार ना बने। वो खुद से वो जाने कि नहीं है, द सीट इज रिजर्व्ड, इट हैज़ बिन रिजर्व्ड फॉर गुड एंड इट हैज़ बिन रिजर्व्ड फॉर मी टू एक्सरसाइज द पावर इन अ डेमोक्रेटिक वे। तो ये कैपेसिटी इन्हांसमेंट होता है। तो स्टेक होल्डर्स कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो, और अल्टीमेटली गीता मुखर्जी कमेटी है जैसे हमने बताया, उन्होंने बोला कि उनका भी रिकमेंडेशन यही इन्हीं लाइंस पे है। तो इन सब के बेसिस पे टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स आपके पास मिल गए हैं। आई वुड लाइक कि आप इसको एक एस्से की तरह, एक किसी तरह से फ्रेम करें, लिखें। आप कुछ इसमें सोच सकते हैं और अगर एड मिल सकता है तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, so thank you, we'll meet in the next topic. Thank you.